अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबों को ज्ञात है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित जो ये बोर्ड परीक्षा होती है वो बहुत नज़दीक है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में ये परीक्षा प्रारंभ हो जाएंगी। उस संदर्भ में कई छात्र छात्राओं को एक चैप्टर है गणित के पहले हिस्से में भाग 1 में चौथा चैप्टर है सारणिक, जिसमें कई परेशानियां हैं। आइए आज से हम लोग इस ऑनलाइन माध्यम से इस YouTube पर इस सारणिक चैप्टर को हम लोग प्रारंभ करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल सामने से बैठकर जैसे आप पढ़ते हैं वैसा आपको फीलिंग हो। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी कि आपका जो डाउट है वो कंप्लीट डाउट मैं ले सकूं। पूरा क्लास आपको कैसा लगेगा ये अंत में आप फीडबैक ज़रूर देंगे। समय को किल ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के इस टॉपिक को, जिसका नाम है सारणिक। तो ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और एक आग्रह होगा कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक कलम ज़रूर रखेंगे। जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो वैसे ही सामने एक कॉपी कलम पास में होना चाहिए। जैसे मैं जो भी चीज़ लिख करके मैं पढ़ा रहा हूँ, एक होता है वो पीपीटी पर चलने वाली चीज़ें, वो है नहीं। और बाकी जो है जितनी भी चीज़ें होगी मैं लिख करके पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ मैं आपको समझाते चलूँगा। आग्रह होगा कि जो चीज़ मैं लिखूँगा उसको आप अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। तो चैप्टर का नाम है सारणिक। ध्यान देंगे। सारणिक इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिटरमिनेंट्स। सारणिक यानी डिटरमिनेंट्स। किसको कहते हैं सारणिक? सबसे पहले 2 लाइन इस पर आप लिखें। प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या होती है जो वर्ग आव्यूह का सारणिक मान कहलाता है। सारणिक मान कहलाता है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या होती है जो वर्ग आव्यूह का सारणिक मान कहलाता है। इसे का अर्थ है यहाँ सारणिक से, यानी सारणिक को, इसे डिटरमिनेंट ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। अब आप यहां ध्यान देंगे, सारणिक को पढ़ने से पहले आप एक चैप्टर पढ़े हैं। ये जो सारणिक चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। क्लास 12 फर्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स है आपका। इससे पहले आप जो चैप्टर नंबर 3 पढ़े हैं ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चैप्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में नॉर्मली ये मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या है। जैसे टाइप ऑफ मैट्रिसेस में आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, रॉ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, और कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। ये सारा चीज़ आपको कंप्लीट होना चाहिए। अगर इस सब में कोई डाउट है तो आपसे आग्रह होगा कि आप एक बार तीसरा अध्याय जो आपने पढ़ा है उसका आप रिवीजन कर लो, तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। अन्यथा आपको ये चैप्टर समझ में बहुत कम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरा चैप्टर आपके दिमाग में होगा, या फिर आप उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे जल्दी में।
तो चैप्टर 3 में हमने खास करके जो मैट्रिक्स पढ़ा था, मैं शॉर्ट में कुछ बातें मैं आपसे कर लेता हूँ मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि किसी भी डाटा को हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप में या फिर स्क्वायर शेप में उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं हम लोग। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि कोई एक व्यक्ति है, मान लो कि राम नाम का कोई व्यक्ति है और ये मार्केट जाता है और कुछ चीज़ें खरीद लेता है। मान लो कि ये एप्पल खरीदता है और कुछ इधर पाइनएप्पल खरीद लेता है, और ये मान लो कि 2 केजी खरीदता है, ये 5 केजी खरीदता है। एक और व्यक्ति यहाँ पे श्याम है जो ये 4 केजी खरीदता है, 3 केजी खरीदता है पाइनएप्पल। तो ऐसे में ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। तो इन सब चीज़ों का यहाँ नाम वगैरह से कोई मतलब नहीं है, ऐसे कोई भी डाटा इसके अंदर होता है। और जब ये आव्यूह कहलाता है तो इस आव्यूह को हम लोग सूचित करते हैं किससे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी बड़ी अक्षर के द्वारा। जैसे अगर मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, ए नॉर्मली पहला लेटर है, वर्णमाला का पहला अक्षर है, तो लोग जनरली ए लिख देते हैं। बाकी बी सी डी वाई जेड जो मन करे सो आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। किसको, मैट्रिक्स को। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, डिनोटेशन से एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे, मैट्रिक्स को जनरली तो हम लोग किसी भी लेटर से डिनोट करते हैं, पर अगर इसमें से कोई स्पेशल मैट्रिक्स हो, क्या हो, कोई स्पेशल मैट्रिक्स हो, तो ये स्पेशल मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्पेशल मैट्रिक्स कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई जीरो मैट्रिक्स हो, जीरो मैट्रिक्स, या हम जीरो को एक और नाम से जानते हैं नल मैट्रिक्स के नाम से, जीरो मैट्रिक्स या फिर ये नल मैट्रिक्स अगर हो, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। तो इसको ओ द्वारा डिनोट किया जाता है ना। इसके लिए स्पेशलिटी किसको दिया गया है, ओ को। कोई भी मैट्रिक्स है तो जनरली किसी भी लेटर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका जो जितने भी एलिमेंट उसके अंदर होंगे वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, वो जीरो जीरो होंगे, उसके सारे एलिमेंट, उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नल मतलब रिक्त आव्यूह। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं। इसके अलावा अगर बोला जाए यूनिट मैट्रिक्स के बारे में बोला जाए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बोला जाए, यूनिट मैट्रिक्स या फिर बोला जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग किससे करते हैं डिनोट, आई से करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ हुआ यहाँ पर क्या होता है 1001। ये कैसे, किसको बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और डायगोनल के अलावा जितना भी एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट इसमें जीरो होना चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कैसे, कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए, मैट्रिक्स के बारे में इतनी जानकारी आपने ले लिया। अब ये जनरली कोई मैट्रिक्स है, इसका नाम हमने ए रख दिया, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर किसको कहते हैं। तो आपको पता है कि कोई अगर ये मैट्रिक्स है तो इसमें इसे हम लोग क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं। तो इसमें दिख रहा है कि एक रॉ ये है, एक रॉ ये है, मतलब एक पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, यानी इस आव्यूह में दो पंक्ति है। और इस आव्यूह में अगर स्तंभ की बात करेंगे तो वैसे ही यहाँ पे दो स्तंभ है। तो कोटि किसको कहते हैं, यानी ऑर्डर किसको कहते हैं, तो पंक्ति की संख्या, कितने पंक्ति हैं, 2, और स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितने हैं, ये भी 2 है। तो ये 2/2 जो हुआ इस आव्यूह की कोटि हुआ। जनरली अगर देखो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, अगर बी की बात करें, जैसे 1 2 3 5 7 9 कुछ भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब बताओ इसका कोटि लिखना है तो कितने इसमें रॉ दिख रहे हैं, 2 रॉ दिख रहे हैं। कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम है, तो 2/3 जो है वो इसका क्या हो गया, ये इसकी कोटि हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह की कोटि समझ में आ गया होगा, किसको हम लोग आव्यूह की कोटि कहते हैं। एक चीज और, कोई भी आव्यूह जैसे ए है, अगर हम इसको व्यापक रूप में कहें कि कैसे लिखते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग व्यापक रूप में कहते हैं कि इसके अंदर aij, और इसका जो व्यापक रूप में हम लोग जब देखते हैं इसका कोटि तो लिखते हैं m/n। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे a बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, a11 a12 ऐसे करके ये चलता रहेगा। इधर a21 a22 ये भी इधर चलता रहेगा। ये आप यहाँ से लेके चले जाओ पहला रॉ में nवां कॉलम तक लेके चले जाओ, यहाँ पे ये दूसरा रॉ में nवां कॉलम तक, ये mवां रॉ में पहला कॉलम, mवां रॉ में दूसरा कॉलम, और ऐसे करके ये mवां रॉ में nवां कॉलम। ऐसे इसका एक्सपेंडेशन फॉर्म होता है। a11 का मतलब क्या होता है, पहला रॉ पहला कॉलम। a12 का मतलब पहला रॉ दूसरा कॉलम। a21 का मतलब दूसरा रॉ पहला कॉलम। a22 का मतलब दूसरा रॉ दूसरा कॉलम। यानी ये बताता क्या है भाई,
जैसे कि ये तो पूरा मैट्रिक्स हुआ, m और n क्या बताता है इसमें, ये बताता है कि कितनी पंक्तियों की संख्या है, और ये बताता है n क्या, कितने स्तंभों की संख्या है। aij क्या बताता है, ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट बताता है कि उसके अंदर जो अवयव है उसका क्या पोजीशन है, उसकी क्या स्थिति है, वो किस जगह के अवयव की बात हो रही है। मान लो कि अगर aij हमने लिखा, aij में i की जगह में 3 दे देता हूं और j की जगह 2 दे देता हूं, इसका अर्थ ये हुआ कि तीसरे पंक्ति के दूसरे कॉलम में जो अवयव है उसकी बात हो रही है। तो मान लो नॉर्मली अगर कोई यहां पर है, अगर मैं यहां पे और दे देता हूं 4 5 6 इसमें, तो तीसरा पंक्ति कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा पंक्ति ये है, इसमें दूसरा अवयव, तो दूसरा कौन है, ये वाला है। तो A32 का मतलब ये हो गया, A32 का मतलब ये वाला अवयव हो गया। तो ऐसे हम लोग aij से पता कर पाते हैं कि कौन से एलिमेंट के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं थोड़ा सा फास्ट आपको ये चीज बताया, चूंकि ये मैट्रिक्स की बातें हैं, तीसरा चैप्टर की बात है ये सारा चीज, तो ये आपको एक बार कॉपी में अपना रिवीजन कर लेना है, जिसका भी छूट गया हो और जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। चलिए इसमें आगे हम लोग देखते हैं। ये तो मैट्रिक्स का इतना सारा चीज आपको पता होगा। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट्स में मैंने अभी आपको बताया, डिटर्मिनेंट्स में मैंने बताया आपको कि डिटर्मिनेंट्स कहते किसको हैं, किसको सारणिक कहेंगे। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत में एक संख्या होती है जो वर्ग आव्यूह का क्या बताता है, सारणिक मान बताता है। ठीक है, वो उसका सारणिक मान कहलाता है। अब इसे हम लोग सूचित करते हैं किससे, सारणिक ए, यानी पढ़ेंगे इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको भी पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो कई लोग इसको क्या करते हैं ना, इसे पढ़ देते हैं मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस तो बोलते हुए नहीं, कई लोग इसको मॉड पढ़ते हैं कि मॉड ऑफ ए। तो ये मॉड नहीं है भाई, है ना, ये अमार्ड इसको नहीं पढ़ेंगे, ये अमार्ड नहीं, ये डिटर्मिनेंट है। अब कैसे, क्यों नहीं इसको अमार्ड पढ़ सकते, उस चीज को भी हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि नॉर्मली अगर हम यहाँ बात करें ए बराबर कोई मैट्रिक्स, अभी हमने आपको समझाया कि मैट्रिक्स होता है aij और ये m/n। जब इस और यहाँ m/n को मैं क्या करता हूँ ना, n/n लिख देता हूँ, n/n। क्यों लिखा n/n, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर बताया कि किसकी बात हो रही है, सारणिक मान तभी निकलेगा जब आव्यूह कैसा हो, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि जिसमें रॉ और कॉलम का जो नंबर है ना वो बराबर होना चाहिए, मतलब पंक्ति जितना हो उतना ही स्तंभ हो, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों उसमें क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां हमने दोनों n कर दिया, मतलब ये दोनों बराबर है भाई। तो अब इसके लिए ये जो a बराबर ये जो आव्यूह है, इस आव्यूह का सारणिक मान क्या होगा, तो इसी को हमने कहा कि इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही चीज को हम लोग सूचित करेंगे, सारणिक मान जब इसका निकलेगा उसको कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे। अब aij के जगह पे तो मान कुछ भी हो सकता है, 2/2 कहने के, देखो n और n, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर होगा। अब दोनों बराबर का अर्थ क्या हो सकता है, देखो 2/2 भी हो सकता है, a11 a21 सॉरी a12 a21 a22, ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ ना, 2/2 का हुआ, 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, तो इसका भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकलेगा। अगर ये 3/3 का होता वो भी वर्ग आव्यूह होता, उसका भी मान निकलता। तो आखिर ये सारणिक का मान निकलेगा कैसे, तो अलग अलग कोटि का मान निकालने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। तो हम लोग एक एक करके इसको सीखते हैं कि 1 कोटि का रहेगा तो कैसे निकालेंगे, 2 कोटि का रहेगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतना चीज को आप नोट कर लेंगे। और अब यहां से हम लोग निकालना शुरू करते हैं, है ना। हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी किसी भी वर्ग आव्यूह का सारणिक मान कैसे ज्ञात करें। ये आप चाहें तो हेडिंग कर सकते हैं पेज में, है ना। बहुत सारी चीज मैं यहाँ नहीं लिख पाता, आप सुन करके वीडियो को पॉज करके आप इन चीजों को लिखें, वीडियो कभी कभी बैक करके आप दोबारा भी देख सकते हैं समझ करके, है ना। तो अभी मैंने क्या कहा, हाउ टू फाइंड, अगर हेडिंग करना है तो आप हेडिंग कर लो, हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी वर्ग आव्यूह का सारणिक मान कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे 1 कोटि का, 1/1 कोटि का सारणिक मान, यानी 1/1 कोटि का सारणिक मान कैसे निकालें। ध्यान दीजिए, 1/1 कहने का मतलब a बराबर जो मानेंगे उसमें a11 बस सिर्फ यही रहेगा। 1/1 मतलब पंक्ति भी एक, स्तंभ भी एक,
रॉ कॉलम 1 होना चाहिए। तो इसका जब आप निकालोगे ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो जो A11 है बस यही रह जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी A11। तो ये तो मैं इसमें लिखा हूँ। अगर आप एग्जाम्पल में इसका आप अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में देखना चाहते हैं तो मान लो कि a बराबर क्या है, यहाँ पे 5 है इसके अंदर 1/1। तो इसका जब आप डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालोगे ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो ये 5 ही होगा। डिटर्मिनेंट लगाएंगे बराबर 5। यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करना, देखो कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। थोड़ा सा अगर अधिक जानकारी मिल जाए तो वो कोई गलत बात नहीं है, आप प्रयास करो तो चीज़ें आप सीख पाओगे। तो अब देखो मैंने अभी एक चीज़ कहा था कि यहाँ पर जो हमने ये कहा कि इसको मॉड ऑफ ए जनरली लोग पढ़ते हैं, हालांकि अमाड पढ़ना चाहिए। तो अमाड ऑफ ए इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे, है ना, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही क्यों पढ़ेंगे? वजह एक तुम चैप्टर ये पढ़ रहे थे, ये पढ़ेंगे, दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। अगर यहाँ मान लो ए, पहला एग्जाम्पल, अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर ए बराबर यहाँ पर होता -7, ठीक है, 1/1 का ये भी है। अब यहां से जैसे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये लिखते तो ये निकालते, अगर इसको आप मॉड पढ़ रहे हो ना तो जैसे आप हमने कहा इसका जो है बस वही हो जाता है -7। तो अब आप इसको अगर मॉड मानोगे तो मॉड के अंदर में जो भी चीजें वो क्या होना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये अमाड है ही नहीं, ये डिटर्मिनेंट है, इसीलिए -7 है तो -7 का -7 ही होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप अमाड समझने की गलती ना करें, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, इसलिए इसके अंदर जो एलिमेंट होगा 1/1 का निकाल रहे हैं तो जो एलिमेंट है वही उसका आंसर होगा, सारणिक मान उसका वही होगा। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप 1/1 कोटि का सारणिक मान कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं 2/2 का, है ना। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं 2/2 कोटि का सारणिक मान। सारणिक मान ध्यान से समझिए, 2/2 कोटि का सारणिक मान कैसे निकालेंगे, 2/2 कोटि का सारणिक मान जो है वो कैसे निकालेंगे। तो जैसे आप समझो, अगर यहां पर a बराबर, है ना, अगर a बराबर मान लो यहां पर है aij, अब मैं यहां कह रहा हूं कि 2/2 इसका कोटि होगा। जब इसकी कोटि 2/2 है, इसका मतलब a बराबर, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, a11, a12, a21, a22, ये 2/2 का है, ठीक। तो अब बताओ यहां से अगर हम इसका मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ध्यान देना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें क्या करते हैं, पहले ये जो डायगोनल दिख रहा है पहले इसको गुना करते हैं, ये वाला पहले इसको गुना करते हैं। तो a11 इंटू a22 गुना कर दिए। अब घटाएंगे इस दोनों को गुना करके, ध्यान रखिएगा, a12 a21, a12 a21, ये जो अपना आएगा ना बस यही इसका क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल में वही आपका क्या कहला जाएगा, सारणिक मान। जैसे एग्जांपल में समझो, मैं यहाँ एक एग्जांपल 2/2 का आपको समझाता हूँ एग्जांपल में, है ना, एक एग्जांपल यहाँ समझा रहा हूँ। अगर a बराबर आपको दिख रहा है 2, 4, 5, 7, ये दिया हुआ है a बराबर, ठीक है, या तुम इसको मैट्रिक्स में भी लिख सकते हो 2/2। इसका सारणिक मान निकालना है, 2/2 का अब भी हुआ है अभी, इसका सारणिक मान निकालना है। तो अब ये डिटर्मिनेंट यहाँ से निकाल रहे हैं, तो पहले इसमें सारणिक, ये जो आव्यूह में ये मुड़ा रहता है और सारणिक में सीधा रहता है ना। तो अब ये सारणिक चिन्ह यहाँ कर देते हैं, जो भी था उसको लिख दिए यहाँ पे। अब हमने क्या कहा था, अभी इसका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, पहले इसको गुना करना होता है, ये वाला। तो 2 गुना 7 करेंगे क्या हो जाएगा, 14, माइनस 5 गुना 4, 4 गुना 5 जो भी कहिए 20, 14 में 20 घटेगा -6, ठीक है। तो ये -6 इस सारणिक का मान निकल गया जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिया। तो 2/2 का कैसे निकालते हैं, नॉर्मली आप ये समझ गए होंगे, डायगोनल एलिमेंट पहले ये गुना करते हैं फिर घटाते हैं इधर वाले डायगोनल का गुना करके, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 1/1 कोटि में तो कोई लोचा है ही नहीं, जो एलिमेंट है वही आंसर होगा। 2/2 में पहले ऐसे गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे डायगोनल को, फिर घटाएंगे ये दोनों को गुना करके, ठीक है। तो 2/2 यानी 1/1 कोटि का कैसे निकालेंगे सारणिक का मान, और 2/2 का कैसे निकालेंगे, दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये दोनों अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आग्रह करता हूँ आप वीडियो को क्या करें, थोड़ा पीछे करें, पॉज करके पीछे करें, फिर से दोबारा इसको देखें। क्योंकि अगर मैं इसी को बार बार रिपीट करूंगा तो जिनको ये समझ में आ चुका है उनको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, है ना। तो इसी वजह से मैं टॉपिक को आगे कर रहा हूँ, आप इसको दोबारा एक बार देखो, है ना। चलो अब मैं 3/3 की ओर चलता हूँ, है ना।
इसको आप नोट कर लेना एक बार, आप जो नहीं नोट किया उसको आप नोट कर लो ना, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, बाद में आप लिख लीजिएगा। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 3x3 अगर कोटि का आव्यूह है तो उसको कैसे निकालें। लिखने का इसमें विशेष टाइम देने का मतलब नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट करके भी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3x3 का, है ना। 3x3 कोटि का 3x3 कोटि का सारणिक मान 3x3 कोटि का सारणिक मान, ठीक है। चलो तो देखो, जैसे अगर मान लो इफ यदि a बराबर आपको दिया हुआ है aij और ये कितने का है 3x3 का, तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे a बराबर, तो ये क्या हो जाएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। ये 3x3 का हो जाएगा। अब जब इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे तो देखो कैसे निकालते हैं। एक चीज और मैं समझाता हूं, जब 3x3 का एलिमेंट यहां पर लिखा हुआ हो कहीं भी, तो इस तीनों एलिमेंट का चिन्ह अलग अलग होता है, समझना। कैसे जानेंगे कि ये a11 का चिन्ह क्या है, a12 का चिन्ह क्या है, a13 का चिन्ह क्या है, इसको कैसे समझेंगे? तो याद रखना प्लस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला वाला का चिन्ह होता है प्लस, अब अल्टरनेट कर दो, ये प्लस है तो दूसरा वाला इधर माइनस होगा फिर प्लस होगा, अगर ये प्लस है तो नीचे ये माइनस होगा फिर ये प्लस होगा, ये माइनस है तो फिर प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, फिर ये क्या होगा प्लस होगा। यानी पहला वाला यहाँ प्लस लेके बाकी उसको अल्टरनेट कर दो, प्लस माइनस करके, ये इसका चिन्ह होता है। अब ये क्यों होता है चिन्ह प्लस, इसका क्यों होता है माइनस, ये भी आपको जानकारी मैं दूंगा, ये भी पता चलेगा इसी चैप्टर में। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग माइनर को फैक्टर सब निकालेंगे तो वहां पर ये जानकारी आपको क्लियर हो जाएगी कि इसका प्लस क्यों होता है। फिलहाल सारणी का मान हमें निकालना है, इसलिए आप इन चीजों को याद रखो कि पहला इसको प्लस लेंगे, बाकी अल्टरनेट में ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ऐसे करके ये चलता रहेगा, ठीक है। तो अब बताओ ये a11 का चिन्ह क्या होगा, ये तो प्लस होगा, फिर ये माइनस फिर ये प्लस। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए, जैसे कि इसमें R1 है, ये पहला रॉ है, R2 ये दूसरा रॉ, R3 ये तीसरा रॉ, C1 C2 C3 पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, किसी के सापेक्ष में इसको विस्तार कर सकते हैं, किसी एक के सापेक्ष में इसको हल करना है। मान लो कि अभी मैं इसको R1 के सापेक्ष में कर रहा हूं, ये R1 के सापेक्ष, ये सब लिखना नहीं है आपको, है ना, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये लिखना नहीं है, जो इसमें है उसको लिखना है। R1 के सापेक्ष कर रहा हूं तो a11 का जरूरत पड़ेगा, a12 a13। तो पहले हम जब ये सारणिक मान निकालेंगे तो पहले a11 लेंगे, a11 का चिन्ह प्लस होता है, प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर एक सारणिक बनाएंगे, जब हम a11 को लेंगे तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, a11 अगर हम लेते हैं, a11 लेने के क्रम में क्या करेंगे, a11 लेंगे तो इस वाले को, ये जो पहला वाला ये है, ये a11, इसको छोड़ देंगे, और a11 के सीधे में इधर जो रॉ है इसको भी छोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, हमने a11 को अगर लिया तो a11 वाला ये कॉलम और ये रॉ दोनों को छोड़ दिए। ये करना नहीं है, डिजाइन आपको बनाना नहीं है, मन में सोचना है जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो इसको आप हटा देंगे तो बचेगा क्या, a22 a23 a32 a33, उसको यहां लिख देते हैं, a22 a23 a32 a33 लिख दिए। अब सिर्फ a11 को लिए थे ना, पहला रो में तो तीनों एलिमेंट, अब इसको लेंगे a12 को, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस देंगे। फिर यहाँ पे अब a12 में तो ये वाला ढकेगा, ये तो अब हट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, है ना। अब ढकेगा ये वाला a12 वाला ये, और ये a12 वाला ये रॉ तो ढकेगा ही। तो बचा कौन, एक ये बचा a21, यहाँ पे a23 a31 a33, ठीक। फिर अभी इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस a13 लेंगे, a13, अब ये भी पूरा हाइड होगा, ये भी हाइड होगा, बचेगा क्या a21 a22, इसके बाद a31 a32,
ठीक है। अब देखिए, अब ये A11, अब इसका सॉल्यूशन तो आपको आता है 2/2 का, तभी अभी जस्ट पढ़े थे, पहले ऐसे गुना करेंगे तो A22 A33 A22 A33, इसमें घटाएंगे A23 A32 गुना करके माइनस, फिर ये A12, इसमें ये दोनों गुना करेंगे A21 A33 माइनस A23 A31, फिर प्लस A13, अब ये गुना करेंगे A21 A32 माइनस A22 A31, ठीक है। तो ये जो इसका मान एग्जैक्ट में आएगा, जब ये संख्या रहेगा तो घटा के गुना करना बहुत टफ नहीं होगा, बड़ी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो मैं एग्जांपल में संख्या वाला एक समझा देता हूं, जो आपको सवाल बनाना है बहुत आसान होगा, ठीक है। एक एग्जांपल यहां से हम लोग लेके चलते हैं, कोई भी एग्जांपल नंबर 1। जैसे मैं यहां a बराबर मान लेता हूं 3 1 2 0 5 1 1 2 3, ये हमने 3/3 का ले लिया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो R1 के सापेक्ष में चलते हैं, आप C1 के सापेक्ष भी चल सकते हैं, C2 के सापेक्ष, आपको जिस पर चलने का मन हो चले, है ना। तो जैसे R1 के सापेक्ष में चलता हूं, 3 है तो 3 को यहां ले लेता हूं। अब ये ढका जाएगा पूरा, ये ढका जाएगा, 5 1 2 3 5 1 2 3, फिर ये माइनस में आएगा 1 क्योंकि इसका चिन्ह माइनस होगा। फिर यहाँ देखो अभी 1 वाला ये ढकाएगा पूरा, बचेगा कौन, 0 1 1 3 0 1 1 3, ठीक, ये हो गया। अब प्लस, फिर ये 2, अब ये 2 लेंगे तो ये वाला हाइड होगा, ये भी हाइड होगा, 0 5 1 2 0 5 1 2, सही है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या करेंगे, 3, अब पहले 5 गुना 3 ऐसे गुना करेंगे डायगोनल को, 5 गुना 3 15 15 माइनस 2 गुना 1 2 माइनस 1, 0 गुना 3 0 माइनस 1 गुना 1 1 प्लस 2, अब ये 0 गुना 2 0 माइनस 5 गुना 1 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 गुना 15 में 2 जाएगा 13 माइनस, ये माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2 है, ये माइनस 5, तो ये माइनस में 5 गुना 2 10। अब 13 गुना 3 क्या होगा, 39 प्लस 1 माइनस 10, 40 में 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 30। ये इसका निकल गया क्या, 30 क्या निकल गया, इस सारणिक का मान, इस आव्यूह का सारणिक मान कितना निकल गया, 30। हमने कहा आप R1 R2 R3 किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि जिसमें एक ज्यादा बार हो या जिसमें 0 दिया गया हो, है ना, जिसका कि कैलकुलेशन इजी होगा। कहना क्या चाह रहा हूं समझना। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, मैं यहां पे a बराबर लिया 3 5 9 2, यहां पर भी ले लेता हूं मैं 1 ले लेता हूं, 6 0 7 8 0, ये देखो। अब अगर सोचो जैसे कि R1 के रिस्पेक्ट में हमने यहां किया, आप भी मान लो R1 के रिस्पेक्ट में यहां कर दो, मान के चलना। तो आप R1 के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, पहले 3 लोगे, फिर आप क्या करोगे, ये हाइट होगा ये हाइट होगा, फिर ये 6 0 8 0, फिर आप माइनस में 5 लोगे, फिर क्या करोगे, ये हाइट होगा ये हाइट होगा 2 0, फिर ये 7 0 ऐसे आएगा, फिर आप प्लस में 1 करेंगे, इसके बाद फिर ये हाइट होगा 2 6 7 8 ऐसे। अब आप फिर इसको गुना करके ये घटाओगे, ये सॉल्व तो करना पड़ेगा ना पूरा। लेकिन देखो अगर यहाँ पे हम अभी कैसे किए थे, R1 के रिस्पेक्ट में किए थे ना, ये वाला हम R1 ना करके इसमें C3 करते, ये वाला ये लाइन से करते हम लोग C3 से, तो C3 से कैसे हो पाता, जैसे R1 कर रहे थे वैसे होगा C3 से। कैसे होगा मैं इसको करके देखता हूं। देखो अब C3 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ये A नंबर को मैं कर रहा हूं डिटर्मिनेंट ऑफ A, लेकिन कैसे कर रहा हूं, C3 से कर रहा हूं, ठीक है। तो C3 में देखो पहला एलिमेंट क्या है 1, 1 का चिन्ह क्या है, ये प्लस होता है ये माइनस होता है ये भी प्लस होता है, तो 1 का चिन्ह क्या होगा प्लस होगा, इसका क्या होगा माइनस होगा, इसका क्या होगा प्लस होगा। तो चलो इसका प्लस में 1 है 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे, पहले 1 लिए ये वाला। अब हाइड करो, जब 1 लिए तो ये हाइड होगा ये हाइड होगा, बचेगा 2 6 7 8 2 6 7 8। चलो आगे, अब ये इसका चिन्ह क्या है माइनस 0 0 ले लिए। अब यहां ध्यान दो 0 लिए, इसके अंदर कुछ भी लेंगे ऐसे गुना करके घटाएंगे, लेकिन ये 0 से गुना होगा तो ये क्या बन जाएगा 0, फिर प्लस देके यहाँ 0 ही लेना है, ये भी 0 से गुना होकर जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 ये भी 0, यहाँ तक कहानी खत्म। तो सिर्फ हमें इसी को सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो 8 गुना 2 16,
अब -7 × 6 42। अब ये 16 में आप 42 को घटा दो, 16 में आपको 42 घटा देना, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, 16 में 42 घटा के जो भी आएगा आपको क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये क्या हो गया, ये बहुत ईजी हो गया क्योंकि एक ही सॉल्व करना पड़ा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने उस कॉलम को चुना जिसमें कि 2 एलिमेंट पहले से 0 है, अब उससे गुना होगा तो वो 0 बन जाएगा। तो इसीलिए आप कर सकते हैं R1 के रिस्पेक्ट में, R2 के रिस्पेक्ट में, R3 के रिस्पेक्ट में, कैसे भी कर सकते हैं, C1 के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, C2 का, C3 का, लेकिन आप कोशिश करना कि उसी लाइन को लेना जिस लाइन में कि ज्यादा बार 1 मिले, यानी 1 से गुना करने के बाद भी वो उतना ही रहता है, या फिर 0 मिले। पहले कोशिश करना 0, अगर 0 होगा ना तो उससे किसी में गुना करेंगे तो 0 हो जाता है, सॉल्व करना बहुत आसान होगा आपको। ठीक है, तो ये इन सब चीजों को ना ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 3/3 कोटि का कैसे मान निकालते हैं ये हमने आपको इसमें समझाया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो फिलहाल आप कमेंट कर सकते हैं, हाँ इसमें ये इशू रहा या नहीं रहा। तो अभी आप इस वीडियो को ना दोबारा एक बार देखो, इसमें मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया है। सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा कि सारणिक क्या होता है। सारणिक में हमने क्या पढ़ा कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह का एक जो होता है, जितना भी वर्ग आव्यूह उसके संगत में, है ना, एक संख्या होती है। जितना वर्ग आव्यूह है उसके संगत में एक संख्या होती है, जिस संख्या को हम क्या कहते हैं, उस आव्यूह का सारणिक मान कहते हैं। सारणिक मान निकालने के लिए हम लोग कैसे निकाले, तो 1/1 कोटि का कैसे निकलेगा वो हमने देखा, 2/2 कोटि का कैसे निकलेगा, 3/3 कोटि का कैसे निकलेगा, वो तीनों को हमने बारी बारी से सीखा। आपका जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है आपका कक्षा 12 का, उसमें आपको 3/3 मैट्रिक्स तक ही बनाना है, उससे आगे का नहीं बनाना है। आगे का होता तो आगे का भी मैं आपको इसमें बताता, बहुत ईजी है, पर आगे के लिए फिर ऑपरेशंस की ओर हम लोग जाते हैं और उस तरीके से हम लोग उसको बनाते हैं। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप 1/1, 2/2 और 3/3 इस तीनों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखिए और कॉपी में जितना प्रॉपर्टी मैंने बताया इसको आप एक बार नोट कीजिए, है ना। फिर इसमें जो इशू रह जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप उसको कमेंट में कमेंट करें। ये पूरा प्रॉपर्टी आपको समझ में आया नहीं आया, कैसा लगा, ये आप कमेंट में जरूर करें। जब आप कोई कमेंट करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ आप एक्टिव हो, आपने इस टॉपिक को पढ़ा, है ना। और जब कोई बच्चा पढ़ रहा होता है ना तो पढ़ाने में आनंद आता है। नहीं तो हमारे पास कोई ये डिजिटल बोर्ड या कोई बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है, हम यूं ही पैसे कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हो, अच्छा लग रहा है तो आप इसमें अच्छा कमेंट करो, है ना। अभी आप देखो बहुत टाइम नहीं हो रहा है, मैं करंट में अभी बहुत जल्द आपको ये, चूंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास मिल रही है तो ये बहुत जल्द आपको अभी क्लास एंड होती है और ये 15-20 मिनट में आपके पास ये पहुंच जाएगा। तो आप जैसे ही देखते हो वैसे आप कमेंट करो, फिर आपको अगला पार्ट बहुत जल्द, ऐसा नहीं कि हम पर डे एक एक करके या 2 दिन में एक एक करके, ऐसा नहीं है। जब भी टाइम मिलेगा मैं प्रयास करूंगा कि आगे का जो चीज़ें हैं वो आपको दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। अगले सेशन में जैसे अगला वीडियो जो आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा उसमें मैं इसका एक्सरसाइज लेकर के चलूंगा। अभी 4.1 के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए था वो हमने पढ़ा दिया, अब इसके बाद आप 4.1 आराम से बना सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।